थ्री डायमेंशनल रिजोल्यूशन। जो भी स्टूडेंट्स आप नीट जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं या क्लास ट्वेल्थ में हैं और क्लास ट्वेल्थ का एग्ज़ाम देना है, साथ साथ आपको 2027 में नीट या जेई का एग्ज़ाम भी देना है, तो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बस जान लेना है। अच्छा, एक चीज़ मैं बताता हूँ कि क्लास ट्वेल्थ क्लास 11th का अगर आप बेहतर ढंग से सिलेबस पढ़ जाते हो, समझ समझ के नहीं, महसूस करके टॉपिक को होता हुआ देखता हुआ, जैसे होता हुआ समझ के अगर आप प्रिपरेशन कर लेते हो, तो यकीन मानो वही प्रिपरेशन तुम्हारा आईआईटी का और वही प्रिपरेशन तुम्हारा नीट का भी होगा। जेई और नीट का प्रिपरेशन वही एनडीए का होगा। जितने क्लास 11 क्लास 12 पर यानी क्लास 12 लेवल पे जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं, वो सारे एग्जामिनेशंस आपको बिल्कुल हाथ में आ जाएगा। वो सारे एग्जामिनेशंस में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो बस फोकस करिए अपने सिलेबस पर, सिलेबस को जम के पढ़िए, समझिए, महसूस करिए, फिर क्वेश्चन ब्रेक करिए, मज़ा उठाइए। करेक्ट, बहुत इंजॉय करिएगा लाइफ में। गुड। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है थ्री डायमेंशनल रिजोल्यूशन। इसको थोड़ा महसूस करना तो पड़ेगा आपको। 3D वाला फिगर को महसूस करना पड़ता है, निश्चित रूप से महसूस करना पड़ता है। तो आइए देखिए, तो थ्री डायमेंशनल रिजोल्यूशन, पहले हेडिंग तो दे दिया जाए। आज का हेडिंग है थ्री डायमेंशनल रिजोल्यूशन। आप अपनी पढ़ाई को एंजॉय करिए, जल्दी जल्दी स्टाइल देने का कोशिश ना करिए, क्योंकि स्टाइल स्टाइल धरा का धरा रह जाता है। काम आ जाता है आपका अपना बेहतर कॉन्सेप्ट, जो जितना अच्छा बनाता है उतना ही अच्छा उसके साथ होता है एग्जामिनेशंस में। आइए, थ्री डायमेंशनल रिजोल्यूशन का अर्थ होता है कि अगर किसी वेक्टर को स्पेस में हम देखें, रखें, तो यह वेक्टर के किसी पॉइंट पर तीन म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइंस खींचे जा सकते हैं। वह लाइंस आप अपने अनुसार खींचिएगा और उसको अगर आपकी मर्जी एक्स वाई जेड मानना तो मान लीजिएगा। समझ में बात आ गई? जरूर मान लीजिएगा। देखिए विद्यार्थी, थ्री डायमेंशनल रिजोल्यूशन आप समझना चाहते हैं, है तो ये आसान, लेकिन आपको स्क्रीन से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए हटना नहीं पड़ेगा। अगर आप हट गए तो क्या बोलूं मैं आपके लिए। तो फिर आप आ जाइए, स्क्रीन पर बने रहिएगा। जब भी आप देखते हैं इसको स्क्रीन पर बने रहिएगा। जहां कंफ्यूज हो, एक बार कहीं भी कंफ्यूजन अगर आता है तो एक बार पीछे करके देखिएगा। कभी नहीं समझिएगा कि यहाँ पर उसका आंसर आपको नहीं मिलेगा, मिल ही जाएगा। मैं एकदम एक एक टर्म तोड़ के समझा देता हूँ। तो पहले ये बात समझ में आ गई। एक मान लो कोई वेक्टर है, तो इसके टेल पर, ये इसका हेड है, टेल है, टेल पर आप थ्री म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइन, जैसे एक ऐसे खींचा तो दूसरा इस पर परपेंडिकुलर, तीसरा इस पर परपेंडिकुलर। आपकी मर्जी, एक ऐसे खींचा इस पर परपेंडिकुलर और पूरा प्लेन पे परपेंडिकुलर, ये आपकी मर्जी है। आइए उस चीज को मैं समझाता हूं आपको। देखिए, यहाँ इसको समझाने के लिए 3D का एक फिगर बनाना पड़ेगा। थ्री डायमेंशन का बेहतरीन फिगर एक टेबल चेयर हो सकता है। जैसे मान लो यह एक टेबल है कोई, मान लिया यह क्या है, यह एक टेबल है।
रुको हम खुद से बनाते हैं इसका। देखो यहाँ, मान लो यह एक टेबल है। टेबल को कैसे मानोगे? सपोज यह एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है यह लाइन, एक दूसरा लाइन ऐसे डालो, यह वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता हो। दरअसल ये है ऐसे, फिगर में ऐसे दिखाया जा रहा है। और तीसरा, अब इस एक्स वाई से अगर हम एक टेबल बना लें, बच्चे लोग, इस एक्स वाई से एक टेबल बना लें हम। हाँ बिल्कुल ठीक है, इससे एक टेबल का निर्माण कर लेते हैं। ठीक, थोड़ा और नीचे ले जाया जाए, माना यह एक टेबल बना लेते हैं। कैसे वो देखो जरा, ये यहां से उठाओ और इस लाइन को इधर लेकर आओ। अब देखो, ये एक लेग, ये दूसरा लेग पैर, और ये तीसरा पैर, और चौथा यहां पर है। ठीक है, ये कैसा दिखा? एक टेबल की तरह दिखा, दिखाना एक टेबल की तरह। अब एक काम ये करिए आप, अगर आप इस पर ऐसे एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, ठीक, आप देख रहे हैं ना, यह एक परपेंडिकुलर है। और अच्छा समझना है तो यहाँ पर ऐसे करिए, और इसके पैरेलल एक लाइन आप, एक लाइन ऐसे डाल लीजिए। अब आप बताइए, चेयर बन गया? बिल्कुल बन गया। अब आप इसको एक्स एक्सिस मान लीजिए, इसको आप वाई एक्सिस मान लीजिए, और इसको जेड एक्सिस मान लीजिए। ये तीनों अब आप खुद देखिए, टेबल बिल्कुल हॉरिजेंटल है और उस पर ये परपेंडिकुलर लाइन है। ये 3D फिगर दिख रहा है, इनफैक्ट ये 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90 का, एकदम क्लियर है ये सब 90 का। और इस पर, इस सरफेस पर, ये चेयर का पीछे वाला भाग हो गया, सब खड़ा रहता है, कोई स्टाइल वाला चेयर नहीं है कि झुका हुआ है। करेक्ट, तो ये हमारा 3D फिगर तैयार हो गया। अब यहां पर देखो बच्चे मन के सच्चे, देखो तो जरा, अगर मान लो कोई वेक्टर हम ले ऐसे, एक ऐसा वेक्टर ले लें जो, यहां देखो, ठीक है, फिगर को थोड़ा नीचे लाना पड़ेगा और इनको थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा, इनको थोड़ा ऊपर लेकर के जाना पड़ेगा। हेडिंग हो गया, और इसमें जेड बेचारा यहाँ से अलग हो जाएगा, और ये जो लाइन है, ये वाला लाइन, ये वाला जो लाइन है, इसको जेड को और ऊपर तक लेके चले जाओ। करेक्ट, हो गया। तो ये आपका, देखिए, अब मान लो कि यहां से यह एक, कोई तुम जैसे इस पर एक डंडा खड़ा कर दिया, वैसा ही एक डंडा इस पर खड़ा कर दिया, तो ये पूरे सरफेस पर ये नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है। अब अगर कोई वेक्टर ऐसा हो, अगर कोई वेक्टर ऐसा हो यहां से इसको टच कर रहा हो, यह एक वेक्टर है कोई, मान लो यह एक वेक्टर है और इस वेक्टर का नाम है वेक्टर ए, जो ओपी से गिवन है। क्या आपको महसूस हो रहा है कि अगर टेबल ऐसे है तो यह टेबल पर ऐसे आया कॉर्नर पे और सीधा गिर गया? यह लाइन इस पर परपेंडिकुलर है, इस सरफेस के इस कॉर्नर पे, टेबल के इस कॉर्नर पे परपेंडिकुलर है। यानी आप चाहें तो ये एंगल को भी 90 लिख लीजिए,
ये एंगल भी 90 का है, क्योंकि ये पूरा सरफेस पे परपेंडिकुलर है। अब अगर आप ऐसा काम करते हैं कि इसको एक ऐसे मिला देते हैं, तो क्या, तीसरा चीज, अगर आप इसको ऐसे मिला देते हैं, लाइन ड्रॉ आपने किया, अब आप बताइए, ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करिएगा, जब इस वेक्टर के एक कॉर्नर से ये वाला कॉर्नर पे परपेंडिकुलर, वेक्टर के हेड से परपेंडिकुलर एक कॉर्नर पे पड़ा, तो सभी तो वो इसी कॉर्नर के जैसा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर इस P से इसके कॉर्नर पे एक लाइन डालें, तो फिर यह वेक्टर ए का हेड इस एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो गया, यानी यह एंगल 90 डिग्री का हो गया। वैसे ही अगर हम, आप खुद सोचिए, अगर हम y के यानी इसके कॉर्नर पर डाल दें एक परपेंडिकुलर ऐसे, तो ये नॉर्मल होगा और ये एंगल भी कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक, ऐसे करना ही 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 का होगा। बात तो एकदम क्लियर कट आपकी आ रही होगी। अब सोचो जरा, ऑलरेडी इस पर ये लाइन परपेंडिकुलर है, कैसे भाई, तो चूंकि यह लाइन सरफेस पर है और ये पूरे सरफेस पे परपेंडिकुलर है, तो सरफेस के, अगर किसी सरफेस पर, जैसे इस सतह पर मेरे हाथ पर ये परपेंडिकुलर है, तो हाथ में इधर भी रेखा खींचेंगे तो 90 डिग्री, इसके साथ भी 90, कहीं भी कोई भी फिंगर से होकर लाइन क्रॉस करेगा, सब 90 डिग्री का हो, क्योंकि ये पूरे सरफेस पर ही नॉर्मल है। वैसा ही ये पूरे सरफेस पर नॉर्मल है, तो इस पर कोई भी लाइन होगा तो 90 का होगा, और ये लाइन हमने इसी सरफेस में ड्रॉ किया है। गजर गजर हो गया, इसको फ्रेश कर देते हैं। देखो, ये एंगल कितने का है, 90 डिग्री का, ये एंगल भी कितने का, तो 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का एंगल हुआ। अब अगर इस पर ये परपेंडिकुलर है, तो अगर हमको एक परपेंडिकुलर इस पर डालना हो, तो इससे जेड पे परपेंडिकुलर ये वाला लाइन जाता है, तो इसके ठीक पैरेलल, अगर इसी के पैरेलल हम लोग एक लाइन ये पैरेलल उठाएं और ले जाकर यहाँ डाल दें, तो पक्का ये क्या होगा, इस P से इस पॉइंट पर यही परपेंडिकुलर होगा, ये 90 डिग्री का है। अब एक काम करो, इस पॉइंट को अगर हम M मान लें, इस पॉइंट को N मान लें, इस पॉइंट को O मान लें, इस पॉइंट को T मान लें, इस पॉइंट को L मान लें, तो अब आपके पास क्या हो गया, ये जो वेक्टर है, उस वेक्टर से आप x पे परपेंडिकुलर डाले हेड से, टेल सबका तो एक्स वाई जेड पे ओरिजिन पर ही है, तो टेल से परपेंडिकुलर डालने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो यहां से डाला तो यह पी एम परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस पर, अर्थात यह ओ एम इस वेक्टर ए का स्केलर कंपोनेंट हुआ, और ओ एम वेक्टर इस वेक्टर का वेक्टर कंपोनेंट हुआ। तो इस बात को लिखते चलना है, यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव्स निकलेंगे, समझते रहना है। फ्रॉम द फिगर, इस फिगर से आपको क्या दिखा, इस फिगर से आपको ये दिखा कि ये जो ओ एम वेक्टर है वह वेक्टर कंपोनेंट है। यह किसका वेक्टर कंपोनेंट है, वेक्टर ए का, ऑफ वेक्टर ए किस डायरेक्शन में, तो अलोंग एक्स एक्सिस। गुड, तो एक्स एक्सिस की तरफ इसका कंपोनेंट आया, और ये कितना है, तो ओ एम वेक्टर है। ओ एम वेक्टर क्या होता है, तो ओ एम का मैग्नीट्यूड और इनटू उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, तो एक्स की तरफ आई कैप लेते हैं तो आई कैप लिख जाइए। दूसरा चीज,
इसको हम क्या लिख सकते हैं, यह OM का लेंथ यानी OM वेक्टर का मॉड स्केलर कंपोनेंट देगा, यानी यह OM क्या देगा, AX का वैल्यू दे देगा हमको, यानी इसको हम A का X कंपोनेंट इंटू आई कैप लिख सकते हैं। करेक्ट, यह AX है और इस डायरेक्शन में आई कैप होता है, इसलिए OM वेक्टर को हम AX आई कैप वेक्टर लिख लेंगे। ठीक वैसे ही अब आप बताइए, ओ यहां पर L है ना, तो OL वेक्टर क्या होगा, तो इस वेक्टर A का यह y कंपोनेंट देगा। करेक्ट, चूंकि परपेंडिकुलर डाला हुआ है तो OL वेक्टर वेक्टर कंपोनेंट है। यह किसका वेक्टर कंपोनेंट हो गया, तो वेक्टर A का है, किस डायरेक्शन में, तो y डायरेक्शन में है। फिगर एकदम नीट एंड क्लीन है आपका। तो वेक्टर कंपोनेंट है ये किसका, तो वेक्टर A का, किसकी ओर, तो वेक्टर A का कंपोनेंट किसकी ओर, तो y एक्सिस की ओर, along y एक्सिस। गुड। अब इससे आसान क्या चाहिए आपको, अब इसका वैल्यू लिखना है तो क्या करोगे, OL वेक्टर का मॉड इंटू J की ओर, तो J कैप, y की एक्सिस की ओर J कैप। OL वेक्टर का मॉड क्या है, तो y डायरेक्शन का कंपोनेंट है, तो हम इसको AY लिख सकते हैं, और J के लिए J, तो AY इंटू J कैप हो गया। ठीक ठीक वैसे ही अब यहां पर भी कुछ लिख लिया जाए, जगह है तो यूज किया जाए। फिगर चूंकि सामने है, देखिए अब बच गया, आपने जेड से जेड एक्सिस पर जो डाला है परपेंडिकुलर, तो जेड कंपोनेंट OT वेक्टर है, O से T तक का वेक्टर, तो यहाँ पर O से L तक का वेक्टर, तो लिखेंगे OT वेक्टर क्या हो गया, वेक्टर कंपोनेंट किसका, वेक्टर A का, किसके तरफ, तो जेड एक्सिस की तरफ। तो क्या होगा, OT वेक्टर का मॉड जेड की ओर यूनिट वेक्टर, तो K कैप। OT वेक्टर का मॉड, OT वेक्टर का मॉड, OT वेक्टर का मॉड, तो जेड कंपोनेंट, तो इसको क्या हम AZ लिख सकते हैं, और इंटू K कैप। अब ये तीनों वेक्टर्स तो हमें मिल गए, बोलो मिल गए। तो हमारे पास अगर वेक्टर्स का, किसी वेक्टर का वेक्टर कंपोनेंट्स मिल गए, यानी बॉडी को अंगों में बांट दिया, तो जब अंगों को जोड़ेंगे तो बॉडी तो मिल ही जाएगा। तो ऐसे भी बुद्धि लगा के कर सकते हो बिना फिगर का, यानी तीनों वेक्टर के कंपोनेंट्स को जोड़ दोगे, OM वेक्टर प्लस OL वेक्टर प्लस OT वेक्टर, तो यह पक्का वेक्टर A के कंपोनेंट्स है, तो वेक्टर A ही बनेंगे, एकदम 100% बनेंगे ही बनेंगे। समझ गए होंगे बात को आप। अब मान लीजिए कि आप इसको प्रूफ करना भी चाह रहे हैं, तो एक बात बताइए आप, यह कौन वेक्टर है, ये वाला यहां से यहां तक यह कौन वेक्टर है, बोलिए तो, ये कौन वेक्टर, यह है ए OL वेक्टर। और तो इसको उठा करके अगर हम ले आए इधर, वेक्टर को कहीं भी लेकर हम लोग जा सकते हैं, वेक्टर को कहीं भी लेकर जा सकते हैं, यहां से उठा करके ले आए इधर एक वेक्टर, बोलो अब तुम ही बताओ जरा। और ये कौन वेक्टर, तो OM वेक्टर, यह OL वेक्टर, तो ये भी OL वेक्टर। अब आप बताइए कि यह OM वेक्टर प्लस इसके टेल, इसके हेड पर ON का टेल है, तो OM वेक्टर प्लस MN वेक्टर बराबर फर्स्ट का टेल और लास्ट का हेड कनेक्ट कर दें, तो यह रिजल्टेंट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यानी आपके पास एक और चीज मिला, क्या मिला, मेहनत कर लेना बेटा, इसको बहुत 2-3 घंटा मेहनत कर लेना, मैं तो कहूंगा कि तब तक मेहनत करना।
तब तक इस पर प्रैक्टिस करना, महसूस करना। अगर इसको मेरा रटा हुआ हो या दुनिया के किसी टीचर का, दुनिया के किसी स्टूडेंट का रटा हुआ हो, तो एक्सप्लेन हो ही नहीं पाएगा। ये दिख रहा है तभी एक्सप्लेन हो पा रहा है, समझ रहे हैं ना। अगर ये महसूस नहीं होता तो फिगर ड्रॉ हो ही नहीं पाता। आपको फील करना है। फील कब हो जाएगा? आप तब तक इसको देखते रहिए जब तक कि इसका एक एक नट आपके हाथ में ना आ जाए। आइए मेरे साथ। तो यहां पर आपके पास क्या मिला? एक रिलेशन और मिला। क्या? ओ एम वेक्टर। नाउ अब देखो, ओ एम वेक्टर, इसके हेड पर एम एन का टेल प्लस एम एन वेक्टर इज इक्वल टू, टेल और हेड को जोड़ दिया तो रिजल्टेंट, यानी ओ एन वेक्टर। अब देयरफॉर अगर हम ओ एन वेक्टर का वैल्यू डालें तो ओ एम वेक्टर ए एक्स इंटू आई कैप प्लस, अब एम एन वेक्टर, तो एम एन वेक्टर ओ एल वेक्टर है, तो ओ एल वेक्टर ए वाई इंटू जे कैप, तो ये हो गया ए वाई इंटू जे कैप। तो आपके पास एक रिलेशन आ गया। क्या रिलेशन आया? कि ये जो ओ एन वेक्टर है वह ए एक्स आई प्लस ए वाई जे के बराबर है। गुड, निकल गया ना। अब अगर आप निकालना चाहते हैं क्या रिजल्टेंट वेक्टर का मान, तो अब निकालिए ना, यहीं पर तो निकल जाएगा, ये कहाँ कहीं जाना पड़ेगा। आप बताइए, यह ओ एन वेक्टर के हेड पर यह एन पी वेक्टर का टेल है और लास्ट यहाँ हेड है। फर्स्ट का टेल लास्ट का हेड मिला दिया, रिजल्टेंट हो गया। तो क्या हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर यह ओ एन वेक्टर और प्लस एन पी वेक्टर इज इक्वल टू ओ पी वेक्टर। अब आप खुद देख जाइए, सब देख जाइए। इसको हम ऐसे करें, यानी ओपी वेक्टर पहले लिख दिया इज इक्वल टू ओ एन वेक्टर, चलो रहने दिया जाए, और प्लस यह एनपी वेक्टर या एनपी, और ये वाला कौन, यहां देखो, यह एनपी वेक्टर जो है, ये जो एनपी वेक्टर है, इसको हम यहां से उठा के ले जाएं तो बताओ फिट हो गया वहां, यानी यह ओटी वेक्टर है। बिल्कुल, तो इसको हम ओटी वेक्टर लिख सकते हैं आराम से। गुड। अब अगर इतना आप कर ही सकते हैं तो फिर अब आपका रिजल्ट कहाँ बाकी रहा? वो भी तो आ ही गया। थोड़ा छोटा करते हैं इसको। अब देखिए यहाँ, अब रिजल्ट तो आ गया आपका। देयरफॉर यहां से लिखिएगा, देयरफॉर क्या मिला बच्चे लोग? देखिए तो मिला ओपी वेक्टर, यानी वेक्टर ए है, ये बराबर है किसके? ओ एन वेक्टर जो ए एक्स आई प्लस ए वाई जे है, और प्लस ए वाई जे ओ एन वेक्टर, और प्लस ओ टी वेक्टर, ओ टी वेक्टर तो ए जेड के है, तो ए जेड के है। हम आपको क्या बोले थे? ये तो प्रूफ हो गया, फिगर से हम लोग पकड़ के प्रूफ कर दिए। लेकिन आपको एक बात मैं बताया था, चूंकि अगर आप बॉडी से उसके अंगों को अलग करते हैं, अगर पेन से, जैसे पेन एक बॉडी हो गया, उसका कैप निकाल दीजिए, उसका जो यहाँ पर कसा हुआ रहता है जिसमें रिफिल डाला रहता है, उसको लीड, उसको हटा दीजिए, लीड अलग कर दीजिए, लीड का नीब अलग कर दीजिए। तो आप क्या किए? उस पूरे पेन के बॉडी को आपने रिजोल्यूट कर दिया। लेकिन वापस जब सबको जोड़ दीजिएगा तो पेन तैयार। वैसे ही वेक्टर ए के कंपोनेंट्स, यह ओ एम वेक्टर, ऐसे भी बुद्धि लगाना चाहिए, यह ओ एम वेक्टर, यह ओ एल वेक्टर और
ओटी वेक्टर, तो अगर हम इस तीनों वेक्टर्स को जोड़ दें, कंपोनेंट्स अंगों को जोड़ दें, तो वेक्टर ओपी तो मिल ही जाएगा ना। बोलो मिल गया कि नहीं। तो आप मेथड से भी देखा आपने, थोड़ा लंबी दूरी हो गई, लेकिन अगर आपका कल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा 2 डायमेंशन में, वेक्टर के अंगों से वेक्टर, वेक्टर से कंपोनेंट्स, तो कंपोनेंट्स को जोड़ करके वेक्टर हम यूज बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट 2 अर्थों में क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हो गया बच्चे लोग, अब आपसे पूछेगा बताइए, अगर आपने जो वेक्टर को रिजोल्यूट किया, इसका ax ay az निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो इसका उपाय करना होता है। हम क्या करते हैं, मानते हैं कि वेक्टर ax के साथ अल्फा एंगल बनाया, वेक्टर ए वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बनाया, और वेक्टर ए जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाया। जिसके साथ एंगल बनता है वह कॉस कंपोनेंट होता है। तो यहाँ हमारे पास क्या आया, यहाँ एक बॉक्स में लिख सकते हैं हम लोग, हमारे पास एक रिजल्ट आया। एक रिजल्ट क्या आया हमारे पास, इस बॉक्स में लिखते हैं। देखो आया कि यहां पर जो x कंपोनेंट है, वेक्टर ए का x कंपोनेंट, वह OM है, OM क्लियर। और इसका मान तो अल्फा एंगल बनाया, तो मॉड वेक्टर ए इंटू कॉस अल्फा। फिर वेक्टर ए का कंपोनेंट y डायरेक्शन में OL है, तो AY इसका कौन हो गया, OL। OL क्या होगा, वेक्टर ए वाई के साथ बीटा एंगल बनाया, जिसके साथ एंगल बनता है कॉस कंपोनेंट होता है, यानी ये हो जाएगा मॉड वेक्टर ए इंटू कॉस बीटा, चूंकि बीटा एंगल बनाया। एंड तीसरा नंबर क्या हो जाएगा, एंड तीसरा क्या हो जाएगा, AZ यानी वेक्टर का Z कंपोनेंट, यह OT है, OT तो Z के साथ कितना एंगल बना है, गामा एंगल है, तो क्या हो जाएगा, कॉस कंपोनेंट होगा जिसके साथ एंगल बनता है, तो गामा बनाया था A कॉस गामा, यानी मॉड A इंटू कॉस गामा। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया, यानी स्केलर कंपोनेंट हो गया एक्स वाई जेड डायरेक्शन में, और ये सब वेक्टर कंपोनेंट्स हो गए। और कंपोनेंट्स मिल गया तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी, वेक्टर का फॉर्म भी निकल गया, यानी वेक्टर निकल गया पूरा बॉडी। अब सवाल है, पूछे कि वेक्टर ए का मॉड बताइए, तो किसके रेस्पेक्ट में बताइएगा, उनके अंगों के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ के लिए आपको एक उपाय तो करना पड़ेगा। ये उपाय क्या होगा, ये जो ट्रायंगल है कौन वाला, तो ओ एन पी, ये जो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 के सामने का साइड ओपी है, दिखने में छोटा है, लेकिन आप महसूस करिए कि वह एस तिरछा है, यानी बड़ा है। 3 डायमेंशन फिगर है, आप कार्टून लेके तो यहाँ डालिएगा नहीं, फिल करिएगा, तो 90 के सामने का सबसे बड़ा साइड है। और ये यहाँ देखो, ये जो एंगल हो गया, एक बेस मान लेंगे तो एक एच मान लेंगे, जिसको मानो, चूंकि एंगल गिवन तो है नहीं। तो यहाँ पर केयर करना है कि यह ट्रायंगल ओ एन पी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल में एच ये हो गया, तो इसका स्क्वायर ओपी स्क्वायर इज ओ एन स्क्वायर और प्लस एन पी का स्क्वायर, ठीक है, ओ एन स्क्वायर प्लस एन पी का स्क्वायर। तो पहले ओ एन स्क्वायर भी चाहिए। अब ये 90 के सामने का साइड ओ एन है, तो ओ एन बराबर ओ एम स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर, चूंकि यह एच है तो एक पी होगा तो दूसरा बी होगा, अब जो हो जाए इसमें से। लेकिन ये सबसे बड़ा साइड है, चूंकि ये 90 का एंगल था, 90 के सामने का साइड ये वाला हो, तो 2 ट्रायंगल हमको यूज करना पड़ेगा। एक ट्रायंगल ओ एम एन और दूसरा ट्रायंगल ओ एन पी, और आप मॉड वेक्टर ए निकाल दीजिएगा
एकदम आसानी से। तो आइए एक बार निकाल तो लिया जाए। अब तो फिगर 2 बार बनाना मुश्किल है, मुश्किल के एफर्ट से बन जाएगा। कहोगे तो बना देंगे या यहीं से कलेक्ट कर लो। अब ओ एन लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल ओ एन पी लिखते चला जाए। इन ट्रायंगल ओ एन पी बताओ, ओ एन का स्क्वायर यानी ओ एन बराबर तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। कौन कौन, तो ओ एन का स्क्वायर बराबर, तो यहाँ पर ओ एम स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर। ओ एम है ए एक्स और एम एन क्या है, ए वाई है, ए वाई के बराबर। तो इसको लिख सकते हैं हम ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, चूंकि ये स्क्वायर है स्क्वायर हटा के रूट कर दिया। नाउ अब देखो यहाँ कि हमको चाहिए कौन, ओपी। तो ओपी कौन ट्रायंगल में, नाउ इन ट्रायंगल देखो ओ एन पी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इन ट्रायंगल ओ एन पी क्या हो जाएगा, ओपी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ओ एन स्क्वायर और प्लस एन पी का स्क्वायर। फिगर दिख रहा है मन में, नहीं दिख रहा है तो यहाँ देखिए, ये ओ पी का स्क्वायर इज ओ एन स्क्वायर प्लस एन पी का स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म पर डाल दिया। अब आपके पास तो हो ही गया, तो देयरफॉर या ओपी तो वेक्टर ए का मॉड है ही, स्क्वायर रूट ओ एन क्या है, तो ओ एन है रूट अंडर, स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर हो जाएगा ओ एन स्क्वायर, और प्लस एन पी क्या है, ए जेड स्क्वायर है, देख दिखा देते हैं, और स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट। यानी जिस तरह से वहां पर देखा आपने 2D में, वही तरीका यहाँ पर भी है। फर्क क्या आएगा एंगल में, जो मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख लीजिए एनपी यानी ओटी के बराबर, आमने सामने का भुजा बराबर है, साइड बराबर है, तो यह ए जेड तो यह भी ए जेड जो आपका लिखा हुआ है। बस यहाँ से आपका क्या क्या निकल गया, तो वेक्टर दिया होगा तो आप मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, मैग्नीट्यूड देता है तो वेक्टर का मॉड निकाल दोगे, वेक्टर का डायरेक्शन भी चाहिए, वेक्टर फॉर्म निकल गया है। तो अब अगर हम निकालें वेक्टर का डायरेक्शन, तो वेक्टर का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे भाई, अब इनको क्या हुआ, हाँ देखिए आइए, हेडिंग दे दिया जाए डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, 3 डायमेंशनल वेक्टर का डायरेक्शन। अब वेक्टर ए एक्स वाई जेड के साथ अल्फा बीटा गामा एंगल बना रहा है, तो 3 डायमेंशनल वेक्टर हो तो यह तीनों एंगल आपको बताना होगा कि वेक्टर ए एक्स के साथ इतना एंगल पर है, वाई के साथ इतना, जेड के साथ इतना, तब जाकर के डायरेक्शन पता चलेगा। तो यहाँ पर हमको अल्फा चाहिए पहला नंबर, तो कहाँ से अल्फा आएगा, तो यहाँ से आएगा, क्योंकि ए एक्स बराबर अभी हम लोग निकाले व्हाइट वाला बोर्ड यूज किए हैं, मॉड वेक्टर ए इंटू कॉस अल्फा, यहाँ से आपका क्या आ गया, कॉस अल्फा इज इक्वल टू, इधर डाल दो मॉड वेक्टर, सॉरी ए एक्स और बटा मॉड वेक्टर ए, देयरफॉर यहाँ से आपका यह रिलेशन हो गया, यही मेन रिलेशन है। देयरफॉर यहाँ से अल्फा यूज करो तो कॉस इनवर्स हो जाएगा, क्या, कॉस इनवर्स ए एक्स अपॉन मॉड वेक्टर ए, डन, गुड, किसके साथ, विथ एक्स एक्सिस। सिमिलरली आप बाकी के लिए भी करेंगे तो यही काम आएगा। नंबर 2 बीटा निकालना चाहेंगे तो आपको क्या मिलेगा, बीटा इज कॉस इनवर्स, बीटा है तो ए वाई है तो ए वाई बाई मॉड वेक्टर ए। फिर एंड नंबर 3 आपको गामा चाहिए तो गामा कॉस इनवर्स
तो जेड कंपोनेंट है वहां, तो ए जेड बाई मॉड वेक्टर ए। इस तरह से यह अल्फा, यह बीटा, ये जो अल्फा है वो अल्फा, ये बीटा और ये गामा, यह तीनों वेक्टर ए के डायरेक्शन को देते हैं। ध्यान देंगे यहाँ पर एक नहीं डालिएगा, टेन वाला यूज नहीं किया, टेन थीटा वाई ए वाई बाई एक्स मत करिएगा, यही निकालिएगा। अब यहाँ एक बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आता है। यहाँ पर एक रिजल्ट क्या आता है आप देखिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है जिस पर न्यूमेरिकल जबरदस्त तरीका से बनता है, हो बाहर बाद में भी यूज कर पाइएगा इसको। इसको मैं कॉन्सेप्ट बना देता हूं। आइए तो एक कॉन्सेप्ट आप मेरे साथ देखिए, देखिएगा ध्यान से। हमारे पास क्या है, मॉड वेक्टर ए इंटू कॉस अल्फा, क्या है बेटा, यह ए एक्स। मॉड वेक्टर ए इंटू कॉस बीटा, अभी आपने देखा है इसको, ए वाई। और मॉड वेक्टर ए इंटू कॉस गामा, यह ए जेड है। गुड, या क्या है, ए जेड, जेड कंपोनेंट वेक्टर ए का। एक काम करते हैं हम लोग, एक रिलेशन निकालते हैं। क्या करें, इन सब को स्क्वायर कर दे, तो दोनों तरफ करेंगे क्या, कॉस स्क्वायर, तो यही होगा। सबको स्क्वायर कर दिया, अलग कलर दे दिए हैं ताकि हाईलाइटेड होगा। अब ये सब कॉमन हो गया आपका, मॉड वेक्टर ए स्क्वायर कॉमन हो गया, बच क्या गया यहाँ, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, करेक्ट, इक्वल्स टू, सबको ऐड कर दे रहे हैं, तो यह होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। अच्छा अब एक बात देखिए, यहाँ पर आपका रिलेशन क्या आया, यहाँ मॉड वेक्टर ए बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अगर स्क्वायर हट कर दीजिएगा तो मॉड ए स्क्वायर बराबर इतना हो जाएगा जो यहाँ पर है, या एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर को क्या लिखिएगा, मॉड ए स्क्वायर। तो यहाँ भी इंटू में मॉड स्क्वायर है, ये कैंसिल होकर यहाँ वन बचेगा, सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, डिवाइड होके होगा, वन बच जाएगा। बस यही तो बताना था आपको, मौज करिए अब, बहुत सारा न्यूमेरिकल आपको बहुत आनंद देगा। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, ये रिलेशन यहां से आया। यानी थ्री डायमेंशनल वेक्टर एक्स वाई जेड के साथ जो एंगल बनाते हैं, उन एंगल्स के लिए कोसाइन का रिलेशन यही आता है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। आप समझ गए। अब क्या करिए, अब जो आपने पढ़ा उसका कंक्लूजन पहले निकालिए, इसका कंक्लूजन क्या हो रहा है, हमने क्या पढ़ा, 2-3 लाइन में करिए इसको। आपने ये पढ़ा, यानी इसको कंक्लूजन, नो कॉन्सेप्ट, कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या निकला, ये निकला कि इफ वेक्टर ए इज ए एक्स इंटू आई कैप प्लस ए वाई इंटू जे कैप प्लस ए जेड इंटू के कैप, आप चाहें वेक्टर बी सी डी कुछ भी यूज कर सकते, 26 लेटर है, जो मन कर यूज कर लीजिए। तो देन तो आपका क्या क्या निकलेगा, इस वेक्टर का मॉड कैसे निकाले, अगर इस रूप में न्यूमेरिकल दिया, आई के साथ जो प्रोडक्ट है एक्स कंपोनेंट उसका स्क्वायर, वाई कंपोनेंट जे छोड़ करके स्क्वायर, और के को छोड़ करके स्क्वायर, और इन सब का स्क्वायर रूट, अभी आपने देखा। एंड नंबर सेकंड, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, डायरेक्शन या एन है ऑफ वेक्टर ए, तो यहां पर तीन चीज मिलेगा,
एक अल्फा जो वेक्टर ए एक्स के साथ बनाया, कॉस इनवर्स ए एक्स अपॉन मॉड वेक्टर ए, इससे निकल जाएगा। दूसरा बीटा जो वेक्टर ए वाई के साथ एंगल बनाया, वो कॉस इनवर्स, ये सब अभी निकाले हैं, बस इतना ही आप लोग पढ़े, ए वाई अपॉन मॉड वेक्टर ए। एंड नंबर थर्ड, तीसरा नंबर यानी सी, गामा एंगल यानी वेक्टर ए जो जेड एक्सिस के साथ एंगल बनाता है, कॉस इनवर्स, तो जेड कंपोनेंट बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए यानी वेक्टर ए का मॉडुलस। बस यही आप पढ़े। और चौथा चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये तो खैर इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है, तो कि अल्फा बीटा गामा के बीच का रिलेशन कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इट इज इक्वल टू 1। बस अभी तक आपने यही पढ़ा। अब यहाँ पे आईआईटी फाइल क्या बनता है वो देखिए, जेई का फाइल क्या बनता है। ये सब तो आसान होगा, इस पर सब पर न्यूमेरिकल्स आएगा हमारे पास। हम लोग यहाँ न्यूमेरिकल्स के लिए ही इन सब थियरी को क्लियर कर रहे हैं। आपको थियरी पढ़ाना, यहाँ पर ऐसे थियरी पढ़ाएंगे नहीं हम, लेकिन जहां जहां स्ट्राइक करना है वहां स्ट्राइक करेंगे, लेकिन सबका नट क्लियर कर देंगे। क्योंकि यह चीज कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए मैं आपके साथ खड़ा होकर इसको ब्रेक कर रहा हूं। अब यहां पर आइए, जैसे ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, यहां पर देखो, जैसे अब ये पॉइंट के पास 3 कंपोनेंट्स है, 3 कोऑर्डिनेट्स है, एक्स वाई जेड तीनों, तो दे देगा कि एक कोई स्पेस में पॉइंट है एक्स वाई जेड, जैसे 2 मीटर 4 मीटर 6 मीटर कुछ भी दे देगा, तो कहेगा कि उस पॉइंट का एक्स एक्सिस से क्या डिस्टेंस है। यानी आपसे पूछेगा पीएम बता दीजिए, वाई एक्सिस से डिस्टेंस यानी पीएल बता दीजिए, जेड एक्सिस से डिस्टेंस यानी पीटी बता दीजिए। करेक्ट। तो यहां पर मैं आपका जरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं। जैसे डिस्टेंस ऑफ द 3 डायमेंशनल पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो बेटा अब ये 90 का एंगल है, तो ये वाला ट्रायंगल देखो एम ओ पी, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना। इसमें क्या होगा, तो इसके सामने का साइड एच, बाकी इसमें एक पी तो एक बी, यानी ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर। आराम से लिख लेंगे। अब आइए पहले, आइए अब मेन चीज जो आपको यहां से, अब एक फाइल है आपका कि डिस्टेंस ऑफ द लगा देते हैं, द डिस्टेंस ऑफ अ 3 डायमेंशनल पॉइंट, उस पॉइंट का नाम 3 डायमेंशनल पॉइंट, उस पॉइंट का नाम आप कुछ भी अपने मन से रखिएगा, वो क्वेश्चन में देगा ही, माना पी है। तो कैसे पता चलेगा इसका एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट, जो कि यहाँ कंपोनेंट के फॉर्म में है। ठीक है, कहां से, तो फ्रॉम द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से। बताइए क्या है यह पीएम, अभी आपने देखा था, तो पीएम किसके बराबर, यहां देखो, देखो एच स्क्वायर इज ओ एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर, तो पी एम स्क्वायर इज यानी पी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पी एम इज ओपी का स्क्वायर माइनस ओ एम का स्क्वायर। समझ गए ना। यानी अब आप यहां समझिए, पीएम क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट ओपी का स्क्वायर माइनस ओ एम का स्क्वायर। देखो एक बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है, आपको मैं ट्रिक की तरह इसको बता देता हूं कि फटाफट बना लीजिएगा। और यहाँ पर जब एक बार ब्रेक कर दिया जाएगा ना, तो मस्तिष्क में परमानेंट रहेगा, वो आप भूलिएगा नहीं जल्दी। जैसे आप यहाँ से पीएम निकाल रहे हैं, तो आप स्क्वायर रूट ओपी क्या है,
ए है मॉड वेक्टर ए। अब मॉड वेक्टर ए का मान क्या है विद्यार्थी? ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर माइनस ओ एम क्या है? तो ए एक्स। तो यहाँ से आप ए एक्स स्क्वायर डाल दीजिए और इनका ये स्क्वायर रूट हो गया। यहाँ से ए एक्स माइनस और ये भी एक्स एक प्लस है तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब देखो कितना मजेदार एक यहाँ पर स्टोरी आया कि पहला नंबर है कि अगर आपको थ्री डायमेंशनल पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस चाहिए तो टेंशन मत लेना, वह जो डिस्टेंस अगर पीएम है या जो नाम देते हो वह एक्स कोऑर्डिनेट को छोड़ देना, बाकी दोनों का स्क्वायर कर देना, यानी वाई कोऑर्डिनेट या वाई कंपोनेंट का स्क्वायर कर देना और जेड का दोनों को लेकर एक को हटाकर बाकी दोनों को जोड़ देना। अब समझ गए ना? तो दूसरा, अब अगर आपसे पूछा जाता है यहां पर दूसरा नंबर, यानी डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी, वह पी क्या है? एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट्स उसके पास है, थ्री डायमेंशनल पॉइंट। कहां से? तो फ्रॉम वाई एक्सिस। ठीक, अगर इसको आप क्या नाम दिए? तो पी, नाम याद कर, पी एन है, पी एल एल, वाई कोऑर्डिनेट पी एल और ये पी एल नहीं, ये हाँ ठीक है पी एल है और ये पी टी है, याद रखना सब। देखो तो पी एल का मान यानी वाई एक्सिस से थ्री डायमेंशनल पॉइंट का, तो क्या करोगे सब? वाई कोऑर्डिनेट हटा देना तो हो जाएगा एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर। एंड तीसरा नंबर इसका डिस्टेंस ऑफ पॉइंट कौन? पी या एक्स वाई जेड यानी थ्री डायमेंशनल पॉइंट कहां से निकालोगे बेटा? फ्रॉम जेड एक्सिस, यानी जेड एक्सिस से। तो क्या होगा? वह पीटी है, नाम जो भी हो, जेड एक्सिस से थ्री डायमेंशनल पॉइंट का जो पीटी है भी यहाँ। तो क्या करोगे? जेड से निकालना है तो जेड हटा के बाकी का स्क्वायर कर दो, यानी ए एक्स स्क्वायर और प्लस ए वाई स्क्वायर, ऐसे ही निकल जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल, ये सब क्वेश्चन आपका अच्छे क्वेश्चंस में से आता है, आपका ब्रेक हो जा रहा है, इसको महसूस करिएगा, मजा आएगा आपको बनाने में। जैसे मान लो कहता है कि एक थ्री डायमेंशनल पॉइंट है P जो 2 मीटर, 3 मीटर और 4 मीटर है। तो कहता है कि इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा? मान लो जैसे एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, हम लोग उस डिस्टेंस को मान लो पीएम मान लिए, तो रूट अंडर क्या होगा? एक्स को छोड़ के बाकी का स्क्वायर कर दो, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर मीटर, 5 मीटर हुआ। करेक्ट। नंबर 2, अगर यह जेड एक्सिस से पीएल, वाई एक्सिस से डिस्टेंस निकाला पीएल, तो क्या करना होगा? वाई वाला हटा देना, यानी 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर मीटर, यानी रूट 20 मीटर, 20 यानी 5 इंटू 4, 2 रूट 5 मीटर। करेक्ट, इसका हो गया। नंबर 3, अगर आपको जेड एक्सिस से थ्री डायमेंशनल पॉइंट का डिस्टेंस निकालना हो, यानी पी टी निकालना है, तो स्क्वायर रूट क्या करिएगा? जेड हटा दीजिएगा, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 13 हो गया, इतना मीटर है, रूट के बाहर मीटर है, स्क्वायर करके कॉमन लिए तो बाहर हो गया मीटर, तो कितना हो गया? रूट 13 मीटर इसका आंसर। अब आप बताइए, इस सबका आंसर हो गया। ऐसा क्वेश्चन आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब ये थ्री डायमेंशनल रिजोल्यूशन का हर चीज़ आपको हो गया, इससे ज़्यादा आपको नहीं देखना है। कितना भी फंसाएगा तो इसके अंदर ही रहेगा, बस थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा अभी, तो 12th में भी मजा करिएगा। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट सब जब आएगा ना, मैग्नेटिक फील्ड का, ये सब देखिएगा, चार्ज पार्टिकल फेंका होगा जब जाएगा तो वहाँ पर ये सब काम आएगा बेटा। क्रॉस प्रोडक्ट भी यही देता है, थ्री डायमेंशनल चीज़ होता है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो अच्छा से देख जाइएगा तो फिर आप ही को फायदा होगा।
ठीक, अगर क्लासेस अच्छा है आपका, अगर मगर नहीं क्लासेस अच्छा ही है आपका, तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिए क्लासेस, और उनको भी इनवाइट करिए कि वो ज्वाइन करें, अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर आप इनवाइट करिए। थैंक यू।